लोकसभा चुनाव के लिए अब नतीजों का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। TV9 भारतवर्ष पर आप देखिए सबसे तेज नतीजे। देश को अब लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इस बार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीटों पर 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पीएम मोदी सहित 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों, 8 फिल्मी सितारों और 2 पूर्व क्रिकेटर्स ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग आज काउंटिंग की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। हर राज्य में काउंटिंग को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा के मुताबिक 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र है, जहां वोटों की गिनती होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी के 80 सीट पर कुल 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 771 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2-2 जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित हैं। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई हैं, तो 3 जगह उनकी मतगणना होगी। चुनाव नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और इस बीच एनडीए का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। चुनाव नतीजे आने से पहले बीजेपी और एनडीए भी पूरे एक्शन में है। इसी कड़ी में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने वोटों की गिनती के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने पर जोर दिया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से 4 चीजों को लेकर विशेष कदम उठाने की मांग की। इसमें मतगणना के दौरान चुनावी प्रक्रिया की पूरी सुरक्षा भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली ताकतों का संज्ञान लेने की भी मांग की। विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और साथ ही साथ हमने अनुरोध किया है कि वो जनता के बीच एक स्पष्ट अपना वक्तव्य रखें। बीजेपी के डेलीगेशन से पहले इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके परिणाम की घोषणा से जुड़ा मुद्दा उठाया था। और चुनाव नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन अब तक 3 बार चुनाव आयोग के पास जा चुका है। विपक्षी गठबंधन का दल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला। नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की और अपनी 3 मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट में पर्ची का मिलान हो, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो, हर राउंड के बाद प्रत्याशी को डाटा बताया जाए। विपक्ष को लगता है कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव परिणाम बदल सकती है। ईवीएम के वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए, अंत तक
तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। चुनाव नतीजों को लेकर किया गया मंथन। पीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की। पीएम आवास पर करीब 2 घंटे चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस दौरान आगे की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। वहीं अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम मोदी ने 100 दिन का एजेंडा तय करने पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने एक बैठक कर देश में गर्मी से बने हालात और मानसून की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा की। इसी बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवाती तूफान रेमल के बाद के हालात की समीक्षा भी की गई। और एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बिफर पड़े हैं। एग्जिट पोल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काल्पनिक करार दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में तीसरी बार मोदी सरकार बनते देख विपक्षी दलों के नेता काफी खफा हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को पीएम का फैंटेसी पोल बताया है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली हैं। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलने का दावा किया। हर राज्य में जो राजनीतिक स्थिति है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, उस पर बातचीत हुई, विश्लेषण हुआ। मजबूत सीटों पर, कमज़ोर सीटों पर, जहां हम लड़ाई में हैं उन सीटों पर। और 2 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। उधर बीजेपी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस नेताओं से ही सवाल पूछा। और अगर आप देख लीजिए तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में मिला के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पहले हमारे बारे कहा जाता था कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बनियों की, ब्राह्मणों की पार्टी। अब पैन इंडिया पार्टी है। साउथ में भी उसकी प्रेजेंस है, ईस्ट में जबरदस्त शोइंग है, वेस्ट में है, नॉर्थ में। तो ये आंकड़े जो हैं ये इधर एग्जिट पोल को लेकर नेताओं की जुबानी जंग जारी है। एग्जिट पोल को फैंटेसी पोल बताने के बाद राहुल गांधी और विपक्ष पर बीजेपी हमलावर। ये दोनों अपने को तिस्मार खां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी, और शब्दों का प्रयोग, अंदाज, वो खटाखट फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहां बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। उन्होंने एक फर्जी आंकड़ा बनाया। उनको मालूम था कि एग्जिट पोल आने वाला है, उसमें बीजेपी की बढ़त हो जाएगी, तो उन्होंने 295 का एक फर्जी आंकड़ा रख दिया जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आंकड़ा रखना तो 297 बोल देते, 299 बोल देते। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दिया है। सरेंडर करने से पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि ये बीजेपी का माइंड गेम है जो लोगों को हकीकत से दूर कर रहा है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। उधर नतीजे आने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। 5 जून को उनकी जमानत पर निचली अदालत में सुनवाई है। इस पर सियासत भी काफी गर्मा गई। देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है,
एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन रात, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं। एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है। कौन आजादी के लड़ाई लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है। और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती, एक जैसे पैरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलेन हैं। और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने एग्जिट पोल्स पर कहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है। हो सकता है, मैं तो ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन आम लोग मतदान दिए हैं। आम लोगों की मतदान के मद्देनजर सारे हिंदुस्तान में मोदी जी और मोदी के सरकार के लिए आज एक बड़ा चुनौती पैदा हो चुके हैं। और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में मतदान किए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही हुए तो इस बार 130 सीटों वाले दक्षिण भारत में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। तब केरल और तमिलनाडु में पहली बार कमल खिलेगा। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस बार दक्षिण भारत में इंडिया अलायंस नहीं बल्कि बीजेपी के सूरज का उदय होने जा रहा है। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए को 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में भी बीजेपी इस बार चौंकाने वाली है। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं यूडीएफ 16 और एलडीएफ 3 सीट जीत सकती है। वहीं कर्नाटक का डेटा बताता है कि वहां लोकसभा चुनाव में सिक्का पीएम मोदी का ही चलने जा रहा है। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल में कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े सच हुए तो बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी दक्षिण भारत में बड़ा सरप्राइज देगी। चुनाव के बाद संदेश खाली एक बार फिर से सुलगने लगा है। मामला तब भड़का जब पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। राज्यपाल ने भी संदेश खाली की घटना पर चिंता जाहिर की। महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं, पुलिस रुकने को तैयार नहीं। नतीजा दोनों आमने सामने। तस्वीरें संदेश खाली की अगरहाटी गांव की हैं, जहां महिलाएं रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भिड़ गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए लौटने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पानी था। धक्का मुक्की के दौरान कई महिलाएं पानी में गिरी, लेकिन पुलिस के साथ भिड़ती रही। सड़क जाम कर रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप है कि पुलिस ने इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश की। মদ খেয়ে তো টিএমসি ছেলেরা মদ খেয়ে ওখানে বোম ফেলেছে, ফেলে এত বিজেপি ছেলেদের নামে ধরে যাচ্ছে। বিজেপিরা থেকে বলে বিজেপিরা ছেলেরা থেকে মেরেছে, বোম মেরেছে। কোনো অশান্তি ছিল না এই গ্রামে, পুলিশ এসেই অশান্তি বাজিয়েছে। কেন সাধন রঞ্জিত কি অন্যায় করেছে যে সাধন রঞ্জিত কাজ তুলতে আসবে? কুতুব শেখ কাল গুলি চালালো, আমাদের ছেলে মেয়েদের মানে কোদাল দিয়ে কুপালো, তারা হসপিটালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, আর পুলিশ এখানে মজা দেখতে এসেছে। আমাদের দুপুরের ভাত খেতে দেবে না। बताया जाता है कि महिलाओं ने साधन रंजीत नाम के शख्स को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। राज्यपाल वीसी आनंद बोस ने संदेश खाली की इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये सब कब रुकेगा? संदेश खाली के लोग भारत के अन्य लोगों की तरह भयमुक्त जीवन कब जी सकेंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि वे हस्तक्षेप करें और तत्काल कदम उठाएं। मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, वहीं एक और कार्यकर्ता पर बम फेंका गया। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। वारदात ने अदा की है।
हाफिजुल बीजेपी का कार्यकर्ता था। बताया जाता है कि चुनाव खत्म होने पर वो दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा था, तभी 10 से 11 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस बीच टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी एजेंट प्रियंकू पांडे के घर के सामने भी बम फेंका गया। बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद अर्जुन सिंह ने वारदात को ममता सरकार की हताशा का नतीजा बताया है। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, जा रही है, तो ये जाने के टाइम में जो होता है ना कि दिया जब बुझने को होता है तो ज़्यादा प्रकाश, वही हाल है। ये बुझने वाली दिया है और निश्चित रूप से जब 27-28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो आप सोच लीजिए कि इनकी सरकार अब नहीं रहेगी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वारदात की निंदा की है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पुलिस पर वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद करने का आरोप लगाया है। बार ही भेज दिया था। वहीं असम में बीजेपी के स्थानीय नेता की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा है। असम के लखीमपुर जिले में सरकारी ठेकेदार और स्थानीय बीजेपी नेता सुनील गोगोई का शव शनिवार शाम को उनके आवास के पास खुले मैदान में मिला। लखीमपुर की पुलिस अधीक्षक अपर्णा नटराजन ने बताया कि मामला हत्या का लग रहा है। तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन जो शुरू ही हुआ है, तो अभी बस स्पॉट विजिट हुआ है और घर के लोगों से बात हुई है। तो अभी बाकी दिन में जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा, बाकी तो तभी बता पाएंगे। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीआईडी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम ढक्कू अखाना भेजी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार में लेख लिखा है, कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। ये प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कहा है, आज बलिदान का नहीं योगदान का समय है। भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण, पीएम मोदी। और पीएम मोदी के तीसरे टर्म पर चीन का बयान, चीन ने भारत से दोस्ती की बात दोहराई है। भारत चीन के रिश्ते में होगा सुधार, भारत की विदेश नीति और मजबूत होगी। और चीन का सरकारी अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है, उसमें ये बातें कही गई। और देखिए, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलवामा में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पुलवामा के निहामा इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच पुलवामा में एनकाउंटर इस वक्त हो रहा है। पुलवामा के निहामा इलाके में इस वक्त यह मुठभेड़ हो रही है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच।